Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Verdict and Views. And from today we are starting the series of Indian Contract Act. और आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर हम समझेंगे मीनिंग क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, उसका नेचर क्या है और स्कोप क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो सबसे पहली स्टेज है वो है अग्रीमेंट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज अग्रीमेंट। अग्रीमेंट हमारा सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है, विच स्टेट्स दैट every promise or every set of promises forming the consideration for each other is an agreement के हमारे दो एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है प्रॉमिस और दूसरा होता है कंसिडरेशन। ठीक है। प्रॉमिस इज बेसिकली जब दोनों पार्टीज एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं कुछ एक्ट करने के लिए, और कंसिडरेशन होता है कि टू गिव समथिंग इन रिटर्न, कि कोई चीज कोई पर्सन हमें कुछ दे और उसके रिटर्न में हम उसको पैसा दें। तो जब प्रॉमिस और कंसिडरेशन दोनों चीजें मिल जाती हैं, एक साथ आ जाती हैं, तब बनता है अग्रीमेंट। ठीक है। इन एन अग्रीमेंट देयर आर प्रोमिस फ्रॉम बोथ द साइड्स। मतलब दोनों दोनों पार्टीज एक दूसरे से कुछ ना कुछ प्रोमिस करती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ए एक पर्सन है, प्रोमिस टू डिलीवर हिज वॉच टू बी। ए ने क्या प्रॉमिस किया है बी से कि वो उसको अपनी वॉच डिलीवर करेगा, और इन रिटर्न, यहाँ पर इन रिटर्न तो मतलब क्या हुआ कि ये है कंसिडरेशन। इन रिटर्न बी जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो 2,000 रुपये देगा टू ए। तो यहाँ पर ए ने बी से प्रॉमिस करा कि वो उसको अपनी वॉच डिलीवर करेगा, और बी ने ए से प्रॉमिस किया कि वो उसको 2,000 रुपीज पे करेगा। तो यहाँ पर जो 2,000 है वो है कंसिडरेशन। देयर इज सेट टू बी एन अग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर जो अग्रीमेंट है वो बन गया है ए एंड बी के बीच में, क्योंकि दोनों तरफ से प्रोमिस थे। ए ने बी को प्रॉमिस करा, बी ने ए को प्रॉमिस करा, और प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन भी था, दैट वाज 2,000 रुपीज। ठीक है। अब नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिफाइंड है 2H में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक अग्रीमेंट है। क्या बताया था मैंने आपको कि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले सबसे पहले क्या बनता है? अग्रीमेंट। इफ कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इफ अग्रीमेंट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इन्फोर्सिबल बाय लॉ का मतलब होता है कि लॉ की बैकिंग मिली हुई है उसे, कि इफ अगर ए या बी में से, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि ए या बी में से कोई भी पर्सन अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करता है या रिफ्यूज कर देता है फुलफिल करने से, तो जो ऑपोजिट पर्सन है जिसका नुकसान हो रहा है वो कोर्ट में जाकर उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। तो जो अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ होता है वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इट इज एन अग्रीमेंट और सेट ऑफ प्रोमिस। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये अग्रीमेंट है या सेट ऑफ प्रोमिस है, गिविंग राइज टू ऑब्लिगेशंस दैट कैन बी एनफोर्स्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। मतलब वही है कि ये एक अग्रीमेंट है जहां पर ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाती हैं दोनों पार्टीज की। अगर एक अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि अगर वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता तो ए की ड्यूटी थी कि वो बी को वॉच डिलीवर करे, और बी की ड्यूटी थी कि वो ए को 2,000 रुपीज पे करे इन रिटर्न। तो यहीं पर वो एनफोर्स करवाया जाएगा और उसको लॉ रिकॉग्नाइज करता है। An agreement becomes a contract when it satisfies all the essentials of a valid contract mentioned in section 10. अब एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीजें जरूरी हैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, वो हमारा दिया है सेक्शन 10 में। मैं आपको अभी ब्रीफ में बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट इज फ्री कंसेंट। कंसेंट जो है दोनों पार्टीज की एकदम फ्री होनी चाहिए। सेकंड इज कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। थर्ड इज लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। फोर्थ लॉफुल ऑब्जेक्ट। एंड फिफ्थ इज नॉट एक्सप्रेसली बार्ड टू बी वॉइड। ये 5 पॉइंट्स हमारी सेक्शन 10 में दिए गए हैं। पहला था फ्री कंसेंट। दोनों पार्टीज फ्रीली अपनी कंसेंट दे कि वो अग्रीमेंट करना चाहती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करना चाहती हैं।
कोअर्जन, मिस्टेक या फिर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, दैट इज साउंड माइंड हो कि वो समझ पा रही है कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, और माइनर नहीं होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन है यहाँ पर लॉफुल होनी चाहिए। फोर्थ इज लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा लॉफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ड्रग्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर आर्म्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कुछ अग्रीमेंट्स लोग कर लेते हैं इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज और ट्रेड। अब अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन देखें तो सेक्शन 25 बात करता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, सॉरी सेक्शन 26 बात करता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एंड सेक्शन 27 बात करता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है 26 में मैरिज के रिस्ट्रेंट में और 27 में ट्रेड के रिस्ट्रेंट में, ठीक है, तो वो वॉइड होंगे, क्योंकि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्ट ने एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर कोई भी एक ऐसा एक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एनफोर्सिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव हाउ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सबसे पहले आता है ऑफर। ए ने बी को ऑफर दिया कि वो उसको अपनी वॉच सेल करना चाहता है। अब अगर बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ये बन जाएगा एक प्रॉमिस। अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों आ जाते हैं, मतलब ए ने बी को बोला कि वो उसको अपनी वॉच देना चाहता है, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब उन दोनों के प्रोमिस क्रिएट हो गए। और अगर प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन आ जाए, बी ने बोला था कि वो उसको 2,000 रुपये में वो वॉच परचेज करेगा, तो यहाँ पर कंसिडरेशन भी आ गई, एंड दैट टू लॉफुल कंसिडरेशन, तो ये बन जाएगा अग्रीमेंट। एंड इफ अग्रीमेंट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, तो फिर वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारे दिए गए हैं सेक्शन 10 में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फर्स्ट होते हैं दो पार्टीज। दो पार्टीज होनी चाहिए, एक जो ऑफर दे और दूसरी जो एक्सेप्ट करे। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट टू पार्टीज आइडेंटिफाइड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। एटलीस्ट दो पार्टीज होना मैंडेटरी है। वन ऑफ दीज पार्टीज विल प्रपोज, एक पार्टी ऑफर करेगी, प्रपोज करेगी, एंड द अदर पार्टी विल इवेंचुअली एक्सेप्ट इट। जैसे ए ऑफर कर रहा है और बी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर दो पार्टीज हैं ए एंड बी। बोथ पार्टीज शुड हैव लीगल एग्जिस्टेंस, दोनों पार्टीज की लीगल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। एग्जाम्पल मस्ट बी कंपनीज हो गया, स्कूल्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, या नेचुरल पर्सन हो गए। ठीक है, सेकंड असेंशियल इज अग्रीमेंट। अब उन दोनों पार्टीज के बीच में कुछ अग्रीमेंट होना चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्ट इज इनिशियली एन अग्रीमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में क्या होता है, अग्रीमेंट होता है, और फिर जब वो अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाता है तब वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड इंडिकेट्स हिज एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है जब एक पर्सन अपना किसी दूसरे पर्सन को ऑफर देता है और दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो अग्रीमेंट बन जाता है। देयर इज एन अग्रीमेंट दैट इज फाउंडेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज बेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके ही बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और हमने पढ़ा था कि इफ प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन टुगेदर, साथ में मिलकर बनाते हैं अग्रीमेंट। थर्ड इज फ्री कंसेंट। अब जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है ना कॉन्ट्रैक्ट में, उनकी जो कंसेंट हो वो फ्री हो। द पार्टीज मस्ट अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। ठीक है, जो पार्टीज हैं उनका कंसेंसस एट आइडम होना चाहिए, दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड्स। कि फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए ने बोला कि वो उसको अपना व्हाइट हॉर्स बेचेगा। अब ए के पास दो व्हाइट हॉर्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर उन दोनों को क्लियर नहीं है कि किस व्हाइट हॉर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हो रहा है। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग ऑफ माइंड्स इज एसेंशियल। एन अग्रीमेंट विदाउट कंसेंट इज नॉट लीगली बाइंड। अगर प्री कंसेंट नहीं है तो वो अग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग नहीं है। द पार्टीज आर कॉल्ड टू कंसेंट व्हेन दे अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जब दोनों पार्टीज के माइंड्स मीट करते हैं ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस, तभी वो फ्री कंसेंट मानी जाती है। Moreover, the parties to the contract must have free and genuine consent to constitute a valid contract. अब फ्री कंसेंट कब कब होगी, जब वो कंसेंट में मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगा, या कोर्जन नहीं होगा। इफ द अग्रीमेंट इज नॉट फ्री, अगर अग्रीमेंट फ्री नहीं है
फ्री कंसेंट नहीं है अग्रीमेंट में तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। फोर्थ इज इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। दोनों पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए खुद को बाइंड करवाने की कॉन्ट्रैक्ट से। देयर शुड बी एन इंटेंशन बाय बोथ पार्टीज टू फॉर्म अ लीगल रिलेशनशिप, कि वो दोनों चाहते हैं कि एक लीगल रिलेशनशिप वो एक दूसरे से बनाना चाहते हैं। जैसे इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स भी होते हैं, फादर एंड सन का एग्जाम्पल लेते हैं इनफॉर्मल रिलेशनशिप का, कि मेरे फादर ने मेरे को बोला कि इफ मैं 12th में 95% स्कोर करती हूँ तो वो मेरे को बाइसिकल दिलवाएंगे, एंड आई स्कोर 98% आए, बट स्टिल उन्होंने मुझे नहीं दिलवाई। तो मैं यहाँ पर उनको सू नहीं कर सकती कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बीच किया है, क्योंकि वहां पर कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं था मेरे और मेरे फादर के बीच में। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां पर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होता है और दोनों पार्टीज बाइंड हो जाती हैं कि उनको अपनी अपनी ड्यूटीज फुलफिल करनी है जिन पर उन्होंने अग्री किया है। दैट्स व्हाई इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप इज मस्ट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। Fifth is contractual capacity. The parties to the agreement must be able to enter into a valid contract. According to the Act, every person is capable of entering into an agreement if he or she, पार्टीज जो हैं वो केपेबल होनी चाहिए। एक तो उनकी एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए पार्टीज, दैट मीन्स 18 अबव होनी चाहिए पार्टीज। साउंड माइंड की होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड मतलब पागल या फिर ल्यूनाटिक नहीं होनी चाहिए। इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। डिस्क्वालिफाइड कौन कौन हो सकता है, लाइक क्रिमिनल हो गया, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन हो गया, माइनर हो गया, ये सारे जो पर्सन होते हैं ये डिस्क्वालिफाइड होने चाहिए। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, और अगर वो करते हैं तो फिर वो वॉइड माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट। सिक्स्थ इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हमें पढ़ा कि समथिंग इन रिटर्न। एन अग्रीमेंट बाय एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन इज नॉट वैलिड। A valid contract should be supported by consideration. Consideration होना बहुत ज़रूरी है, that is something in return. ये कैश में भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है और कोई एक्ट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नो अनलॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए सॉरी। अकॉर्डिंग टू द एक्ट द कंसिडरेशन ऑफ अग्रीमेंट इज अनलॉफुल। अब कब कब हो सकती है, इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, किसी लॉ ने मना कर रखा है। ठीक है, इफ इट इज सच अ नेचर दैट इफ अलाउड इट विल डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। फ्रॉडुलेंट नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को किसी पर्सन की इंजरी कॉज कर दे, और इमोरल नहीं होनी चाहिए। मतलब जो हमारी कंसिडरेशन होनी चाहिए ना कॉन्ट्रैक्ट की, वो लॉफुल होनी चाहिए, किसी भी इलीगल वर्क के लिए नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट हमारा दिया गया है सेक्शन 23 में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों लॉफुल होना बहुत जरूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करा जा रहा है तो ये यहाँ पर एक लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, या फिर आर्म्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करा जा रहा है, ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई भी ऐसी चीज जो इमोरल हो या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो, अगर इन चीजों का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं कंसिडर किए जाएंगे। और अगर कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, सच कॉन्ट्रैक्ट वुड बी void. स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल लॉ। मतलब बहुत सारे फील्ड हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जिसमें कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं कमर्शियल लॉ में जहां पर कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स हो गया, टैक्सेशन हो गया, इंश्योरेंस, रेंटल। मतलब स्कोप बहुत वाइड है कॉन्ट्रैक्ट्स करने का। और जो स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। कॉन्ट्रैक्ट्स हैव डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फॉर्म्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। रेंटल अग्रीमेंट्स होते हैं, इंश्योरेंस के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स तक लास्ट करते हैं, कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया तो वो फॉर लाइफ चलता है, और अगर कोई गारंटी वाला पीरियड हो गया तो उसका जितना गारंटी पीरियड है दैट इज 6 months, 1 year, 2 year, जितना भी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो उनका नेचर भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, और उनके ईयर मतलब कितना टाइम पीरियड तक वो लास्ट करेंगे वो भी डिफरेंट हो सकता है। हाउ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक तो वैलिड कंसिडरेशन होना जरूरी है, एंड बिकॉज ऑफ द वैलिड कंसिडरेशन इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल देखा था, ए ने प्रॉमिस करा कि वो बी को अपनी वॉच डिलीवर करेगा, इन रिटर्न बी ने प्रॉमिस करा कि वो ए को 2000 रुपीज देगा। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा।
But if A refused to deliver his watch after the contract, then B can file suit against A. अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, ठीक है। तो अगर ए बाद में रिफ्यूज कर देता है कि वो बी को अपनी वॉच नहीं देना चाहता, तो बी उसके अगेंस्ट सूट ला सकता है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, रेप्यूडिएट किया है। दिस इज हाउ इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। और इसी तरीके से वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है कि अगर कोई भी पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करती है तो फिर दूसरी पार्टी जिसका नुकसान हो रहा है वो जाकर कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकती है। नाउ लास्ट वी हैव केस लॉ बीपी रिफाइनरी वेस्टर्न पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस शायर ऑफ हेस्टिंग्स। ये 1977 का केस है। इस केस में 5 कंडीशंस लेट डाउन करी थी which are to be satisfied for an implied terms of contract। ये इम्प्लाइड टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट की, जैसे कॉम्पिटेंट होनी चाहिए पार्टीज, कंसेंसस ऑफ आइटम दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए पार्टीज का, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सर्टेनिटी मतलब एग्जिस्टिंग होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा बहुत वेग नहीं होना चाहिए कि पता ही नहीं है कि क्या ऑब्जेक्ट है जिसके लिए कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। तो ये जो 5 इम्प्लाइड कंडीशंस है ना, ये दी गई थी इस पर्टिकुलर केस में। थैंक यू।